इतनी खुश क्यों हो? अरे खुश क्यों ना हो, आज हमारी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुई है। पर क्या दोस्तों आपको पता है कि दिल्ली की 77% जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड क्लेम करता है कि ये जमीन हमारी है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक इंसान का नाम है अब्दुल और दूसरे का संजय। अब संजय के पास एक जमीन है जो अब्दुल जो है उसकी नजर पड़ जाती है और अब्दुल जाता है अपने स्टेट के वक्फ बोर्ड के पास और बोलता है कि ये ज़मीन जो है वो कब्रिस्तान बन सकती है, यानी ये ज़मीन जो है वो क्लेम हम कर सकते हैं कि ये कब्रिस्तान है। तो वक्फ बोर्ड क्या करता है, स्टेट वक्फ बोर्ड जो है उस ज़मीन का मूल्यांकन करता है और फिर उसे डिक्लेयर कर देता है कि ये जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड की है और अब यहाँ पर कब्रिस्तान बनेगा। यहाँ पर दो केस हो सकते हैं कि अगर संजय को 1 साल तक पता ही नहीं लगता है कि किसी स्टेट के वक्फ बोर्ड ने जो उसकी ज़मीन है वो कब्रिस्तान के लिए चुन ली है, और अगर उसे पता भी लगता है तो वो किसी कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकता, यानी वो किसी सामान्य कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना केस अपील नहीं कर सकता है। एक स्पेशल कोर्ट होता है वक्फ बोर्ड का जिसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट बोला जाता है। अगर वहां पर संजय अपील करना भी चाहेगा विद इन 1 पीरियड के स्पैन पे तो भी वहां पर वक्फ बोर्ड के ही कार्यकर्ता मिलते हैं और वहां पर उसकी जमीन उसे वापस मिल जाए ये नामुमकिन ही होता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल वैरायटी टू वाइब्स में। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं ये हमेशा से डिबेटेबल रहा है, ये है वक्फ बोर्ड के बारे में। आज की वीडियो में जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये एक्चुअली वक्फ आया कहाँ से, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये बोर्ड भारत में क्यों बना और इस बोर्ड को बनाने वाले कौन थे और उस अमेंडमेंट्स में क्या क्या पावर मिली इस वक्फ बोर्ड को। लेकिन बढ़ते हुए करप्शन और लैंड ग्रैपिंग की वजह से अब ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में क्यों है हर स्टेट का वक्फ बोर्ड, इसके पास टोटल जो है मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स कितने हैं, अगर हम हर स्टेट की बात करें तो इसके पास परसेंट जमीन कितनी है, यानी कितनी परसेंट जमीन जो है ये एक्वायर कर चुका है पर स्टेट ऑफ इंडिया में, और अगर हम करप्शन की बात करें तो इसके ऊपर केसेस कितने ज़्यादा है। इंडिया में रेलवे, आर्मी के बाद जो 3rd नंबर पर आता है जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड है वो वक्फ बोर्ड है। अब ये वक्फ आया कहाँ से? वक्फ का जो है अरेबिक वर्ड होता है और इसका मतलब होता है वाकुफा, यानी टू लिंक और टू टाई अप। अब हमारा जो भारत है वो हमेशा से माइग्रेंट्स की दुनिया बना हुआ है, यानी भारत में टाइम टू टाइम जो है बाहर के देशों से लोग आकर बसते रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो थे वो मुस्लिम कम्युनिटी थी, यानी यहाँ पर जो है अरबी लोग बहुत ज़्यादा आए थे, इसीलिए ये वर्ड भी वहाँ से चलकर भारत में आ गया। अब लोगों ने इस वर्ड को तो अपना लिया लेकिन इसके पीछे छुपे हुए मकसद को नहीं समझ पाए। तो 1954 में, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे नेहरू जी जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने 1954 में वक्फ एक्ट जो है वो पास किया और उसके 1 साल के बाद ही यानी 1955 में एक अमेंडमेंट भी जारी किया जिसमें इनको कुछ पावर्स मिली हर स्टेट के वक्फ बोर्ड को। एक ऐसा बोर्ड, एक ऐसा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसे ना तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टच कर सकती है ना ही कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, यानी वो बेधड़क होकर अपनी कितनी भी पावर्स जो है वो यूज कर सकता है इंडिया में और उस पर कोई भी जो केस है या फिर कोई भी उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। जैसे किसी इंसान ने अपनी जमीन डोनेट कर दी वक्फ बोर्ड को, अब वक्फ बोर्ड को उस पर्टिकुलर जमीन से मान लो 10 रुपए जो है वो अर्निंग होती है, देगा लोगों के कामों के लिए और वो 9 रुपए जो है वो अपनी जेब में रख लेगा। तो दोस्तों मेरी अपील यहाँ पर इस वीडियो में यही है कि अपने पैशन और रिलीजन को थोड़ा सा हम अलग हट करके इसे लॉजिकली समझे कि वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या है भारत में। क्या हमें ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है? लोगों के काम आने के लिए तो बना है लेकिन इसे सालों साल हम इतनी करप्शन जो है इसे यहाँ पर देखने को मिल रही है कि बेधड़क होके किसी भी इंसान से कभी भी ये जमीन को खींच सकता है, यानी वो सारे अधिकार जो वो जमीन पर रख रहा है वो सारे अधिकार उसके हो जाएंगे। मोहम्मद पैगंबर ने 600 खजूर की अर्निंग जो थी वो मदीना में दान की थी। अब वहां पर वो गरीब लोगों को खाना खिलाते थे और वहां से ही इस वक्फ का जो है मतलब समझकर आता है कि वक्फ का मतलब होता है कि ऐसी संपत्ति जो के लिए जो हम कार्य कर सके उसके लिए संपत्ति बनाई जाती है, जैसे हम इस पर हॉस्पिटल बना सके या फिर कोई कब्रिस्तान बना सके या लोगों के लिए कोई स्कूल
स्कूल बना सके, तो इन चीज़ों के काम आने के लिए इस ज़मीन को, इस संपत्ति को है वो वक्फ बोर्ड को दिया जाता था। अब वक्फ बोर्ड भी इस पर कुछ कंडीशंस लगाता था। पहली कंडीशन ये थी कि ये जो प्रॉपर्टी है जो हमने वक्फ कर दी है, यानी वक्फ प्रॉपर्टी अब ये डिक्लेयर हो गई है, वो प्रॉपर्टी अब कोई भी बेच भी नहीं सकता है और ना ही ये इनहेरिट हो सकती है टू द फ्यूचर जनरेशंस। सेकेंड कंडीशन ये थी कि कोई भी अगर वक्फ कर देता है अपनी प्रॉपर्टी तो उसे वो वापस क्लेम नहीं कर सकता, यानी ये बोल करके कि ये तो मेरे पूर्वजों की जमीन थी अब मुझे वापस चाहिए, ऐसा बोल करके वो वक्फ बोर्ड पे क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन कुछ केसेस जमीन को रेंट या फिर लीज पे दिया जा सकता है। अगर हम 1954 के वक्फ एक्ट को जो पास हुआ था 1954 में और उसके एक साल के बाद जो अमेंडमेंट आया था उसे अगर समझे तो हर जो स्टेट है उसके पास अपना एक वक्फ बोर्ड होता है। तो हमारे टोटल जो है वो 32 स्टेट्स के वक्फ बोर्ड, अभी वक्फ बोर्ड बनाया तो था लोगों की भलाई के लिए कि अगर कोई भी अपनी संपत्ति दान करना चाहता है, कोई भी इंसान पुण्य कमाने के लिए अपनी संपत्ति दान करता है, यानी उसमें प्रॉफिट का अर्निंग नहीं लेता है और लोगों के कल्याण के लिए अपनी जमीन दे देता है, तो इसीलिए उस बोर्ड को बनाया गया था ताकि इस प्रॉपर्टी का जो है वो संचालन कर सके। लेकिन धीरे धीरे जब इनको पावर्स मिलती गई 1995 के बाद, जो कि पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उस टाइम, उनको जब ये सुपर पावर मिली एक अमेंडमेंट के जरिए कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है तो वो डिक्लेयर कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, और जो उसका आधिकारिक तौर पे अगर कोई व्यक्ति ने बोला है कि ये जमीन मेरी है तो वो उस जमीन को वापस नहीं ले सकता है। यानी कोई भी जमीन अगर वक्फ बोर्ड को पसंद आ जाती है, वक्फ बोर्ड उस पर हाथ रख लेता है, तो वो जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड की हो जाती है। ये आया था 1995 का सेक्शन 3 जिसमें उनको ये है सुपर पावर मिली थी। यही कैसे कितने ही केस उठे हैं भारत में जो इस वक्फ बोर्ड की लैंड ग्रैपिंग के इलीगल प्रोसेस से काफी दुखी हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, तमिलनाडु का एक तिरुचिरापल्ली जो है एक गांव है, उसमें एक फार्मर रहता है राजा गोपाला जी। उस फार्मर ने सोचा कि मेरे पास इतनी एकड़ ज़मीन है, मैं कुछ एकड़ ज़मीन जो है वो बेच देता हूँ। वो एक रजिस्ट्रार के पास जाता है और वहाँ पर उसको समझ में आता है कि ये पूरा का पूरा गांव जो है वो वक्फ बोर्ड ने डिक्लेयर किया है कि ये उनकी ज़मीन है, तो आप इस ज़मीन को बेच नहीं सकते। सोचिए दोस्तों, एक पूरा का पूरा गांव जो है वो वक्फ बोर्ड अपने अंडर ले लेता है। अगर हम परसेंटेजेस पे भी चलेंगे तो भी आपको कहीं ना कहीं शौक लगेगा कि कितनी परसेंट ज़मीन जो है वो डिक्लेयर करता है कि वक्फ बोर्ड वो हमारी। ये स्टार्ट करते हैं कुछ स्टेट के डेटा से। सबसे पहले यूपी में इसकी 27% जो है जमीन वो ये डिक्लेयर करता है कि हमारी है। दिल्ली में बोलता है कि 77% जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड जो है उसकी है। फिर बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में ये बोलता है कि 9% जो जमीन है वो हमारी है। कर्नाटका में 7%, केरला में 6% और गुजरात में 5%। तो ये समझिए, अगर हम पूरे इंडिया के मैप को एक बार देखते हैं तो इससे डेमोग्राफी कितनी चेंज होती है। यानी हर स्टेट में इन्होंने कुछ ना कुछ परसेंट रखा हुआ अपने वक्फ बोर्ड का, और वो भी इलीगल तरीके से। अब दोस्तों ये काम कैसे करता है? तो सबसे पहले वक्फ बोर्ड का काम क्या होता है कि अगर कोई जमीन जो है वो दे रहा है अपनी जमीन, या ये इलीगल तौर पर जो है वो ग्रैब कर रहे हैं कोई भी जमीन, तो सबसे पहले वो इस जमीन का सर्वे करते हैं, फिर एक वक्फनामा बनाते हैं और उसके बाद ये रजिस्ट्री कराते हैं। तो उनका जो मैनेजर होता है, यानी ये सारा काम जो देखता है वो होता है मुतावली। और वक्फ बोर्ड के यहाँ पर दो काम होते हैं। सबसे पहले वो प्रॉपर्टी का सर्वे करता है और उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम का भी मैनेजमेंट वक्फ बोर्ड ही करता है। 95 में पीवी नरसिम्हा राव की देखरेख में ये अमेंडमेंट जारी किया था, जहां पर इनको काफी सारी पावर्स मिल गई थी वक्फ बोर्ड को। तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया था जो वक्फ एसेट मैनेजमेंट होगा। वहां पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का बाया खाता निकला था, जिसमें समझ में आता है कि इनके पास जो टोटल एसेट है वो एबल है 16 लाख, मूवेबल है वो है 16,500। मूवेबल एसेट्स जैसे कि घर हुआ, ऑफिस हुआ, और मूवेबल एसेट्स जैसे कि पैसे हुआ या ज्वेलरी हुआ। अब वक्फ बोर्ड जो है वो इतना मिसयूज क्यों करता है, वो इतनी जल्दी जो है इलीगल लैंड ग्रैपिंग क्यों करता है? तो यहाँ पर जो है हमारे कुछ पॉलिटिशियंस भी और कुछ लीडर्स या ऑफिशियल्स भी जो है उस करप्शन में साथ देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कर्नाटका का। कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के पास टोटल 54,000 की जो एकड़ जमीन थी। अब उसमें से 27,000 एकड़ जमीन जो है वो अनरजिस्टर्ड थी, मतलब उसे कहीं पे रजिस्टर्ड ही नहीं कराया गया था। और अब उसमें से भी यानी 29,000 एकड़ जमीन तो कर्नाटका के पॉलिटिशियंस ने ही हथिया ली।
अब कुछ केसेस तो इतने बड़े होते हैं कि लाइमलाइट में आ जाते हैं कि वक्फ बोर्ड ने इनकी जमीन हथिया ली है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिल्ली की रानी का किस्सा बताऊं तो उन्होंने सुन्नी मुस्लिम बोर्ड यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड पर जो है वो क्लेम किया था कि उन्होंने अयोध्या में उनकी 28.35 एकड़ की जमीन जो है वो हथिया ली थी अयोध्या में एक मॉस्क बनाने के लिए। 2021 वाले साल में पता लगा था कि भोपाल में 37,000 एकड़ जमीन जो है इन्होंने हथिया ली अपना एक ग्रेवयार्ड बनाने के लिए। बात करें पुराने केसेस की भी तो 1985 में जम्मू कश्मीर के एक लीडर ने प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ 500 करोड़ रुपीस जो है वो दान कर दी थी वक्फ बोर्ड को टू अपील मुस्लिम्स वोटर। दिल्ली में हौज खास का नाम तो सबने सुना हुआ था। हौज खास के पास एक डियर पार्क है और उसमें सुनने को आया था कि उसके पास की 200 एकड़ जमीन जो है वो हथिया ली है वक्फ बोर्ड ने। ये सब जो केसेस हैं वो लाइमलाइट में आ गए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में या फिर वक्फ के ट्रिब्यूनल कोर्ट के में ही पेंडिंग है और इन केसेस की कोई भी जो है वो सुनवाई नहीं हो पाई है। टोटल केसेस की बात करते हैं कि अभी जो है वो इन कोर्ट में यानी ट्रिब्यूनल कोर्ट में या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग। 18,400 केसेस जो हैं वो टोटल पेंडिंग है वक्फ के ट्रिब्यूनल कोर्ट में। 165 केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट और सुप्रीम। वक्फ बोर्ड का जो एक वामसी पोर्टल होता है उसमें 18,000 केसेस ही पेंडिंग है। तो टोटल आप समझ सकते हैं कि इतने सारे केसेस पेंडिंग है और उसकी कोई देखरेख करने वाला ही नहीं है। पिछले साल अगस्त 2024 में किरण रिजाजू ने ट्राई तो किया एक अमेंडमेंट पास करने का और उसका नाम रखा गया यूनियन वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद, और उसका पूरा का पूरा नाम ही चेंज कर दिया वक्फ एक्ट लॉ से। अब ये देखना बहुत जरूरी है दोस्तों कि जब उसमें अमेंडमेंट्स आएंगे तो कहां तक इनका जो करप्शन है या इलीगल लैंड ग्रैपिंग है वो कम हो पाती है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा का पूरा देश की जो लैंड है वो सारी की सारी जो है वो वक्फ बोर्ड के पास चली जाएंगी और हम जो है वो प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ जीरो ही लेकर जाएंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड का भारत में होना जरूरी है? और अगर है भी तो वो कौन से ऐसे कार्य हैं जो इसे करप्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं? क्या हमारे देश में वक्फ बोर्ड जो है इलीगल लैंड ग्रैपिंग जो है वो कर रहा है और हमारे जो पॉलिटिशियंस और लीडर जो है टाइम टू टाइम उनकी हेल्प भी कर रहे हैं? अगर आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें और हाँ अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। Thank you for watching.